नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, एमएलए की वोटिंग वैल्यू कैसे निकलती है और एमपी की वोटिंग वैल्यू कैसे निकलती है। हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से हम लोग समझेंगे। इससे पहले मेरा राष्ट्रपति की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है प्रेसिडेंट की, वो आप देख लेना। ये सेकंड वीडियो। तो आर्टिकल 54 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट वोटिंग हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ये याद रखना, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जनता द्वारा निर्वाचन संबंधित कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। मतलब जो हम लोग लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए वगैरह से चुनकर जाते हैं, उनकी वोटिंग वैल्यू के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड क्या बातें। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये इसको आप हमेशा याद रखना, ये निर्वाचित राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भी वोटिंग होगी सभी निर्वाचित होती है। मतलब डायरेक्ट जो लोग डायरेक्ट जिनका चुनाव होता है एमएलए या एमपीज़ का, वो लोग डायरेक्ट इसमें चुनाव लेते हैं। वो वाले लोग इसमें चुनाव नहीं लेते जो नॉमिनेट होते हैं। मतलब जैसे होता है ना, राज्यसभा में इतने लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राज्य विधानसभा में नियुक्त करेगा, एंग्लो इंडियन समुदाय वगैरह के लोग होते हैं। खैर अभी तो एंग्लो इंडियन को हटा ही दिया है आर्टिकल में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जितने भी नॉमिनेट होते हैं वो कोई भी नहीं इसमें शामिल नहीं होता। केवल निर्वाचित सदस्य जो इलेक्शन में इलेक्ट होकर आते हैं वही इस चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये याद रखना। तो दिल्ली और पुदुचेरी के कौन से निर्वाचित सदस्य। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और सांसदों के लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। कौन शामिल नहीं होगा ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य याद रखना, मनोनीत सदस्य कोई भी शामिल नहीं होता है, ना ही विधानसभा के ना ही लोकसभा के। तो ये याद रखना, दोनों में से कोई शामिल नहीं होता। और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, जैसे यूपी में है, ठीक है, बिहार में है, तो विधानसभा इसमें शामिल नहीं होती है। और दिल्ली और पुदुचेरी के लोग भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई विधानसभा विघटित हो जाती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, तो उनके विधानसभा या विधानसभा के लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो उसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बताया विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या। ठीक है, अब इसमें हम बता रहे हैं आर्टिकल 55 में कि कैसे राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। एक विधायक के मूल्य कैसे निकाला जाता है। हर स्टेट के विधायक होते हैं, ठीक है, उनके विधायकों का वोटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये नीचे दे रखा है, एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है हर स्टेट की। यूपी की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, ठीक है, एमपी की अलग होगी, तो सबकी अलग अलग होती है। और इसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसको 1000 से भाग कर दिया जाता है, 1000 से। तो एक विधायक के मत की वैल्यू क्या होती है, राज्य की कुल जनसंख्या। ये याद रखना, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन में क्या रहेगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। जैसे दिल्ली में कितने, 70 है। ठीक है, दिल्ली में 70 है, हरियाणा में 90 है, तो उस हिसाब से ये विधायक के निर्वाचित कुल सदस्य और ये हमारी राज्य की जनसंख्या आएगी और इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी है कि राज्य की जो जनसंख्या है वो किस आधार पर होती है, 2011 के, 2001 के, या कौन से चुना जाता है। तो ये 1971 को आधार वर्ष माना है और इसी के आधार पर हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे इसी पे मतलब 1971 है,
1971 की जो पॉपुलेशन है उसी को आधार वर्ष मान के आगे के जितने भी चुनाव होंगे उसी को आधार वर्ष माना जाता है, उसी की जनसंख्या को काउंट किया जाता है। ये हमारी विधायक के वैल्यू निकालने और सांसद के वैल्यू निकालने दोनों में यही काउंट होती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि संसद के अब एक सांसद का मूल्य कैसे निकालते हैं, एक सांसद का मूल्य ऊपर यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य है, ठीक है। अब विधायक का मत हमने पिछले में निकाल लिया था, विधायकों के मतों का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। समझ में आ रहा है? अभी पिछले फार्मूले से हमने क्या निकाला था, विधायकों के वोट की वैल्यू, और अब सभी राज्यों के विधायकों के मतों की कुल मूल्य, ठीक है। और नीचे अब उनमें क्या हो जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बैलेट होता है, ठीक है। आपको समझाता हूँ कि बैलेट होता है, एक पेपर दिया जाता है, पेपर इस टाइप का होता है, उसमें ऐसे लिखा होता है 1, पहले पे ये राष्ट्रपति, दूसरे पे, तीसरे पे ये चॉइस दी होती है। हमारी जो चॉइस होती है हम उस चॉइस के आधार पर एक को चुन लेते हैं, ठीक है, एक को चुन लेते हैं, तो उस आधार पे वोटिंग होती है, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर इसका मतदान होता है और ये गुप्त होता है, मतलब ओपन तो होता है बट गुप्त होता है, हम किसी को बता नहीं सकते इसके बारे में, चुनाव के बारे में कि हमने किसको वोट दिया है, इस टाइप से। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। देखिए, जिसे कोटा कहते हैं। अब इलेक्शन में क्या होता है, जैसे वोटिंग पार्टी होती है उसको केवल जीतना होता है, मतलब अपने से सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने होते हैं दूसरी पार्टी में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा निर्धारित है, जैसे 50+1 का, मतलब हमें 50% से अबव मत लाने होते हैं, तो उस आधार पर इसका इलेक्शन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी यहाँ वोटिंग वैल्यू निकाली हुई है। देखिए, ये 71 की है, ठीक है। हर स्टेट की वोटिंग वैल्यू निकाली गई है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 175 है, तो इस आधार पर सभी की वोटिंग वैल्यू निकाली हुई है। सबसे ज़्यादा वोटिंग वैल्यू किसकी होती है, हमारी यूपी की होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू यूपी की होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो, ये बैलेट नंबर के बारे में बता रखा है। बैलेट नंबर क्या, वो पेपर के बारे में किस तरीके से हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एक प्रेसिडेंट को, सेकंड पे हमारा कौन होगा, थर्ड पे हमारा कौन होगा, उस आधार पर उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम लिखना होता है। मैंने बताया ना कि वरीयता फर्स्ट चॉइस हमारी क्या रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड क्या रहेगी, उस आधार पर हमें अपनी चॉइस बतानी होती है, ठीक है। जो फर्स्ट काउंटिंग होती है उसमें केवल फर्स्ट मत वाले को वोटिंग काउंट की जाती है। जैसे कि फर्स्ट चॉइस जिसकी भी होगी, ऐसे क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि ऐसे एक टोकरी की तरह समझ लो, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, और तीसरा बॉक्स ये है, चौथा बॉक्स ये है। तो हमारे 4 कैंडिडेट है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस जिसकी भी होगी, पहली जो काउंटिंग होगी फर्स्ट चॉइस जिसकी होगी, जैसे कि द्रौपदी जी को फर्स्ट वोट मिला, ठीक है, तो सारे ये द्रौपदी जी का, ठीक है। मैं डी से डिफाइन कर देता हूँ, डी। तो यहाँ पर कोई एक्स है, यहाँ पर कोई वाई है, यहाँ पर कोई जेड नाम से, ठीक है, ये समझ लेना। तो इसमें क्या होगा कि जो डी नाम से वोटिंग आई है तो उनकी फर्स्ट जो चॉइस होगी वो डायरेक्ट इसमें काउंट होगी। फर्स्ट चॉइस जिसकी होगी वो डी में डलेगा, एक्स की जो फर्स्ट चॉइस होगी वो एक्स में डलेगा, ठीक है, वाई की जो फर्स्ट चॉइस होगी वाई में डलेगा, और ऐसे ही जेड में डलेगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट चॉइस जो होगी पहले उसकी काउंटिंग होती है। फर्स्ट चॉइस में अगर किसी ने कोटा प्राप्त कर लिया तो वो प्रेसिडेंट घोषित हो जाएगा। अगर कोटा प्राप्त नहीं किया है तो इसको हटा देते हैं, जिसकी लास्ट वोटिंग होगी, मतलब जिसको सबसे कम वैल्यू मिली होगी वोटिंग की, उसको हटा देंगे, ठीक है, उसको हटा दिया। अब फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड चॉइस देखते हैं कि सेकंड चॉइस किसकी है। तो सेकंड में कौन होगा सेकंड चॉइस में, तो सेकंड के आधार पर जिसके ज़्यादा होंगे उसके वोट डलेंगे, इसमें डलेगा सेकंड, इसमें डलेगा, मतलब सेकंड चॉइस जो होगी उसके आधार पर मत डलते हैं। तो ऐसे ही फिर थर्ड भी कट हो जाएगा, तो जो भी कोटा प्राप्त कर लेगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसमें एक कोटा प्राप्त करना होता है, कोटा आपको बता ही दिया है 50+ होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, तो ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये कंटिन्यू तब तक चलता रहता है जब तक कोई प्राप्त मत नहीं प्राप्त कर लेता प्रेसिडेंट।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।